मुख्यमंत्री अब बहुत डिप्रेशन में हैं और वो लगभग अपना बहुमत खो चुके हैं। जो जंग हारता है वो आदमी कहीं भी वार कर सकता है। मेन उद्देश्य ये था कि उन 19 लोगों को पार्टी से कैसे पहले निष्कासित कर दिया जाए, ताकि फिर जो बाद में बची हुई संख्या है उसके आधार पर वो थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। उसका प्रयत्न किया लेकिन फेल हो गए। हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने ज़रूर ट्वीट किया था, तो उस समय मैंने तुरंत उनसे बात की। मैंने कहा जिस पार्टी के साथ मिलकर के अपन चल रहे हैं वहाँ इस प्रकार की बात आपको जो है ट्वीट करना उचित नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की सियासत में चल रहा सियासी संग्राम लगातार जारी है। सबसे पहले सचिन पायलट का अपने विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने विधायकों के साथ पहले जयपुर में और अब जैसलमेर के 5 स्टार होटल में बाड़ेबंदी में कैद होना लगातार जारी है। अब इसी क्रम में बीजेपी के भी कुछ विधायकों का बाड़ेबंदी में जाने की बात सामने आ रही है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। सर कटारिया जी, जो ये बीजेपी के विधायकों का बाड़ेबंदी में जाने की खबरें जो आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्या है कि वास्तव में जैसलमेर के बाड़ेबंदी से वहाँ के हालचाल को देखने के बाद ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब बहुत डिप्रेशन में हैं और वो लगभग अपना बहुमत खो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में वो हमारे लोगों के ऊपर भी कोई न कोई प्रभाव करने का प्रयास कर सकते हैं। हम ये चाहें कि वो करें, उसके पहले ही हम अपने सारे लोगों को सुरक्षित स्थान पर कर लें, ताकि एक प्रकार से उनकी किसी प्रकार से अप्रोच ही नहीं होगी तो समस्या का प्रारंभ ही नहीं होगा। और इस कारण से हमने कुछ लोगों को ज़रूर उनसे बात करने के बाद 6 तारीख के कोर्ट के बीएसपी के फैसले को ध्यान में रखते हुए हमने इस तैयारी को की है और उसके अनुसार हमने कुछ लोगों को ज़रूर एक जगह एकत्र किया है, ताकि वो सुरक्षित रहे और उनके बारे में जो अफवाहें चले वो अफवाहें नहीं चल करके उनका मान सम्मान भी बना रहे और वो एक तरह से पार्टी की एकता के साथ हम सब लोगों के साथ मिलकर के पार्टी का एक्शन करें, जैसा हम सब लोग यहाँ मिलकर के 11 तारीख के फैसले के बाद तय करेंगे। सर सतीश पूनिया जी का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी के विधायकों को अप्रोच किया है, जिसके बारे में वो खुलकर जानकारी अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जंग हारता है वो आदमी कहीं भी वार कर सकता है, तो उसे वार करने का मौका ही नहीं दे मिले इसके पहले हम अपने लोगों को सुरक्षित कर दें तो बुद्धिमानी का ही काम होगा। और इसलिए 14 तारीख बिल्कुल निकट आ रही है, 11 तारीख का जो फैसला है वो सामने दिख रहा है और जो भी सियासत घमासान अब होगा वो विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। उस समय हम अपने 72 लोगों को और 3 आरएलपी के लोगों को संगठित रख करके अपनी एक सामूहिक ताकत को बनाए रखें और उसके अनुसार एक्शन करें। इसके लिए सतर्कता के लिए हमको ये आवश्यक लगा तो हमने इसको किया और बाकी सब लोगों को भी हम 11 तारीख के निर्णय के बाद निश्चित रूप से इस बारे में सामूहिक विचार करके कहीं न कहीं उन सबको भी एक जगह लाएंगे, जिसके कारण से हमारा एक्शन सही हो सके। सर देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और लगातार वो बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर रही है। सबसे पहले जेपी नड्डा जी से मुलाकात की, उसके बाद राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगी। अब उनका पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रहना, इन सब के पीछे क्या रीज़न है? देखो, मैं सोचता हूँ वो हमारी 2 बार मुख्यमंत्री रही है, अभी भी राष्ट्रीय टीम में वो उपाध्यक्ष के रूप में है। इन सारे हालातों में जो राजस्थान में इस समय गुजर रहे हैं उनके बारे में अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करना मैं सोचता हूँ पार्टी के हित में भी है और संगठन हित में भी है, तो वो कर रही है तो कोई हर्जे की बात नहीं। जहाँ तक सवाल है, हम सब लोग जो कुछ भी काम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके करते हैं और 11 तारीख के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला किस प्रकार का आता है उस दिन हम सब लोग बैठ करके आगे की रणनीति 14 तारीख को बीजेपी क्या करेगी विधानसभा के फ्लोर पर, उनके साथ भी बैठ करके सब प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे और उसके अनुसार हम सामूहिक एक्शन करके एक तरह से पार्टी की सुदृढ़ता को भी और हमारे सब विधायकों क्यों सामूहिक निर्णय पर भी पालना के लिए हम लोगों को एक तरह से सामूहिक एक्शन करेंगे। इसके लिए हम
निश्चित रूप से इस काम को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब करेंगे। सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी से नाराज है, इसी कारण वो बीजेपी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंची है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ ऐसा कोई बयान हमारे यहाँ तो था नहीं। केवल एक दिन हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने ज़रूर ट्वीट किया था, तो उस समय मैंने तुरंत उनसे बात की। मैंने कभी जिस पार्टी के साथ मिलकर के अपन चल रहे हैं वहाँ इस प्रकार की बात आपको जो है ट्वीट करना उचित नहीं है। और उसके बाद उन्होंने न तो वो मीडिया के सामने आए न कुछ नहीं, और उस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी टेलीफोन पे बात करके उनको सारी घटना के बारे में बताया। तो अर्थात मैं सोचता हूँ कि हमारी हर बात एक दूसरे से बहुत आसानी से होती है। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप जब ज़रूरत महसूस करो मुझे रिंग करना, मैं 3-4 घंटे में आपके कार्यक्रम में पहुँच जाऊँगी, बैठक में हो जाऊँगी। सर, लेकिन अभी तक हनुमान बेनीवाल के ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट्स डिलीट नहीं किए गए हैं, वो ट्वीट्स अभी भी वहीं पर हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि उनसे आपने कहा है इस तरह की हरकतें ना करें, ये तो अभी तक उनके ट्वीट्स डिलीट नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने जैसा मुझे कहा कि भाई ये मेरे स्टाफ ने डाला है, अब इसको वापस हटाने का नहीं, लेकिन मैं किसी प्रेस के सामने नहीं जाऊंगा, किसी मीडिया के सामने जाऊंगा, इस विषय में मैं किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। तो मैं सोचता हूं कि जितना मैं उनको माइल्ड कर सकता था वो किया है, ताकि पार्टी की साथ उनको संगठन में, क्योंकि 3 सीटें उनकी भी है, 72 हमारी है, सब मिलकर के हम अब तक साथ रहें, आगे भी साथ रहें, इसके लिए प्रयास है। सर, मदन दिलावर जी की याचिका पर बसपा विधायकों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मदन दिलावर का खुद का इनिशिएटिव था और बीजेपी इसमें बाद में जुड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ मदन जी और बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है। मैं सोचता हूँ इसके बारे में भाई योगेश जी जो हैं गर्ग, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में मदन जी ने उसकी तैयारी करके स्पीकर साहब को दे दी। तो मैं सोचता हूँ ये सबके ध्यान में है, पार्टी के अध्यक्ष जी के ध्यान में है, हमारे सबके भी ध्यान में है। तो एक तरह से मदन जी द्वारा दी हुई जो बात है वो पार्टी के द्वारा हम सबकी स्वीकृति से दी हुई है। मदन जी कोई अलग इकाई नहीं है, मदन जी बीजेपी है। मैं प्रारंभ में कहा, मैंने कहा इतनी न तो बाड़ेबंदी करने की जरूरत थी, न 1 महीने तक राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने की थी। जो स्थितियाँ मिलती हैं, केवल एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के आप राज्यपाल के पास जाएं कि हम सदन के फ्लोर पर विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, हमारे बारे में एक संदेह क्रिएट हो गया कि हमारे पास बहुमत नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि राज्यपाल स्वयं भी उस काम के लिए इतना लंबा समय भी नहीं लगता है। इन्होंने जानबूझ करके उन 19 लोगों को पार्टी से बाहर निकालने पर सबसे ज़्यादा ताकत लगाई, और इसलिए उन्होंने जिस प्रकार का उपयोग पहले स्पीकर साहब का किया, वहाँ इनको सफलता नहीं मिली, फिर ये कोर्ट में चले गए, वहाँ सफलता मिली, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। अर्थात इन्होंने देरी करने का ही प्रयास किया। और उसके बाद भी मैं सोचता हूँ वो राज्यपाल के पास जाकर के रोज़ मिलना और रोज़ कागज़ देने के चक्कर में पड़ कर के समय गुजारना, मेन उद्देश्य ये था कि उन 19 लोगों को पार्टी से कैसे पहले निष्कासित कर दिया जाए, ताकि फिर जो बाद में बची हुई संख्या है उसके आधार पर थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। उसका प्रयत्न किया लेकिन फेल हो गए। अब ये जो कुछ भी हुआ, 14 तारीख का फ्लोर का जो टेस्ट होगा, अब जो भी निर्णय होना है इस बारे में, जो मैंने पहले 14 तारीख को कहा था, उस अगले 14 तारीख के दिन फ्लोर पर ही निर्णय हो पाएगा कि वास्तव में सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कैमरा पर्सन सत्तार खान के साथ मैं अभिषेक गौतम, पॉलिटॉक्स। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।